क्लास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट जो किया था न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। मिरर फॉर्मूले के ऊपर। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/u+1/v इज इक्वल टू 1/f। क्यू क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v क्या था? इमेज का डिस्टेंस। एंड f क्या था? फोकल लेंथ। हमने कल जे वाला न्यूमेरिकल ही किया था, नहीं और था। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाई। अगर हाई की बात हो रही है मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल को रीड करना है, साथ साथ आपने जो भी गिवन है लिखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। बच्चे आ रहे हैं अभी। ठीक है। और उन्होंने हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मीन्स एच की वैल्यू गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। आगे रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। फिर से किसकी बात चल रही है? कनकेव मिरर की। डिस्टेंस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। किसका डिस्टेंस है जी? ऑब्जेक्ट का। तो हम क्या लिखेंगे इसे? u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम जो यूज वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और साथ में किसकी वैल्यू गिवन है? फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये भी जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के केस में एफ की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। बच्चों टाइम पर आया करो बेटा, आपका फिर कंसेप्ट टूट जाता है। ओके, तो 2 मिनट्स वेट करते हैं, फिर आते हैं सभी को। अप्रोक्सीमेट कितने बच्चे थे मैथ की क्लास में? ओके, 10 के अप्रोक्सीमेट तो हमारे पास आगे ज्यादा ही आगे तो करते हैं start। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, एक बार सुन लो, जल्दी जल्दी बोल। जो कि गिवन है न्यूमेरिकल। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दी हुई है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो गिवन है। ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एच से। तो हम एच की जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, ठीक है। कितनी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो -6 सेंटीमीटर आएगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ये मैंने आपको टेबल बनवाया था छोटा सा, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ था, वहां से उठाया मैंने, ठीक है। और उसके बाद आपको फोकल लेंथ गिवन है 12, तो वो भी नेगेटिव आएगी कनकेव के केस में। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन कैसे पता चलेगी? अगर हम जी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हमें पोजीशन पता चल जाएगी इमेज की कि कितने डिस्टेंस पर है जो इमेज है। उसके बाद उसकी नेचर कैसे पता चलेगी?
मैग्नीफिकेशन वाली इक्वेशन यूज करके, और उसका साइज कैसे पता चलेगा वो भी हमने एच डैश की वैल्यू निकालनी है। आप अपना माइंड लगाना कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो गिवन था वो लिख लिया। सबसे पहले तो हमें v फाइंड आउट करना है। हमारे पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, मिरर फॉर्मूला लगाओ और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अच्छा, किसी बच्चे को एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम, जो ये वाले टू स्टेप्स हैं इनमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। जैसे हम मैथ्स में एलसीएम लेते हैं, ठीक है, वैसे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट देकर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, तो हमने मिरर फॉर्मूला में u की वैल्यू पुट की, f की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू निकाली थी, v को एक साइड रख लिया, दोनों दूसरी टर्म जिनकी वैल्यू पुट की थी वो दूसरी साइड लेकर गए। ठीक है, वहां से हमारे पास 1/v की वैल्यू 1/12 आ गई, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, v की वैल्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, v की वैल्यू अब हमारे पास पॉजिटिव आ गई। जो v की वैल्यू है सॉल्व आउट करने के बाद पॉजिटिव आ गई। वहां से क्या पता चल रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक तो हमें वैल्यू पता चल गई कि इमेज का डिस्टेंस कितना है मिरर से। बिहाइंड द कनकेव मिरर एज v इज पॉजिटिव, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमारे पास v की जो, आवाज नहीं क्लियर आ रही, 2 मिनट बेटा। आज वैसे भी वॉइस क्लियर नहीं है मेरी। अब आ रही है? जब हमारे पास जो v की वैल्यू है पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन है, मीन्स जो इमेज है वो मिरर के दूसरी साइड बन रही है। जैसे जहां पर हो, ऑब्जेक्ट इस साइड है, ठीक है, ये रहा मिरर हमारा, और जो इमेज है वो दूसरी साइड बन रही है। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इसकी साइन कन्वेंशन है वो ग्राफ की तरह होती है। ऐसे होता है ना ग्राफ, इस साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो हमारी जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है, मीन्स ये वाली आ गई ना इस साइड। इस साइड क्या हो गया, मान लो ये मिरर है, ये तो मिरर की दूसरी साइड चली गई, वही हमने थ्योरेटिकल लिख दिया। तो हमें v की वैल्यू से पता चल गया, अगर तो v की वैल्यू पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर है, मीन्स मिरर की दूसरी साइड बन रही है इमेज। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स उसी साइड बन रही है इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ी है। ठीक है, और जहां से ये भी क्लियर हो जाता है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट दूसरी साइड चलेगी, इट मीन्स वो वर्चुअल ही होगी। ध्यान से सुनना, जो भी बोल रही हूँ आपको एमसीक्यू में ये पॉइंट बहुत काम आएंगे। ठीक है, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव, क्या पता चला कि बिहाइंड द मिरर है, कि मिरर की दूसरी साइड बन रही है जो इमेज है। ठीक है, और इससे ये बात भी क्लियर है, अगर मिरर की दूसरे साइड इमेज बन रही है और v पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट क्लास, जल्दी बताओ। इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके, न्यूमेरिकल क्लियर है सभी को जहां तक? स्टेप 1। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब उन्होंने पोजीशन एंड नेचर पूछा था, वो दोनों पॉइंट हमने बता दिए v की वैल्यू से। पोजीशन भी पता चल गई, मीन्स v का कितना है डिस्टेंस पता चल गया, नेचर भी पता चल गई कि वो वर्चुअल है। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, साइज। साइज मीन्स इमेज की हाइट पूछ रहे हैं वो। इमेज की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच डैश से। इट मीन्स हमने एच डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और मैंने आपको मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लगवाया था उसमें था
m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यही था ना फॉर्मूला। और मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने यूज करना है इस इक्वेशन को। अब इसमें देखो मैग्निफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है, एम की कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने नहीं पूछा कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है, तो हमें एम की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, एच डैश निकालना है हमें। तो हम जे फुल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू गिवन है, एच भी है, वी की हमने निकाल ली, टू की ऑलरेडी गिवन। बचा कौन, एच डैश। इसे तो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। ये आपका था न्यूमेरिकल एक, और सेम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है जे वाला। मैं आपको ग्रुप में इसकी पिक सेंड करूंगी, आप ट्राई करना इसे, ठीक है? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आप बाद में भी मुझे पर्सनली मैसेज या फिर कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट आता है। उसके बाद है आपका थर्ड भी न्यूमेरिकल है, ठीक है? सेकंड एंड थर्ड दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं इसके बाद। और उसके बाद आपका आता है, यस, आपका चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टू पार्ट्स में है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और आज हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है जो वो स्टार्ट हो रहा है। और जिस बच्चे को रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो समझ लो उसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी सारा हो गया, डिक्टो है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में मिरर की बात हो रही थी, रिफ्लेक्शन के केस में लेंस की बात होगी। रूल रेगुलेशन जो सारे सेम है, जैसे उसमें रे डायग्राम ड्रॉ करते थे सेम इसमें करना है, जैसे उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे सेम इसमें करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट न्यू आया है, ठीक है, वो हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नेक्स्ट पेज पर है। पहले रिफ्रैक्शन क्या होती है वो क्लियर करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, जिन बच्चों ने लेक्चर मिस कर दिया था वो अब सुन लो रिफ्रैक्शन होती क्या है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या थी, ये कोई सरफेस है, रे आई, स्ट्राइक किया, वापस चली गई, मीडियम चेंज नहीं हुआ, सरफेस से टकराने के बाद रे वापस चली गई। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट जो अब स्टार्ट करना है हमने वो क्या है, सरफेस है कोई, एक तरफ कोई और मीडियम है, दूसरी तरफ मीडियम कोई और है, ठीक है? मीन्स एयर टू वाटर जो भी है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, कोई मीडियम है। रे आई, स्ट्राइक किया, और वो बेंड कर जाएगी, पास कर जाएगी दूसरी तरफ। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। जिस केस में जो रे ऑफ लाइट आ रही है सरफेस की दूसरी साइड पास कर जाती है, मीडियम चेंज हो गया, पहले मीडियम और था अब मीडियम और है, ठीक है? तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया वो रिफ्लेक्शन था, जो पार्ट हमारा चैप्टर का कंप्लीट हो गया। और अब इसकी डेफिनेशन रीड करती हूँ बुक में से, सुन लो ध्यान से। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when they pass obliquely from one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स किसी ना किसी एंगल पर बेंड होना उसका। जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया था ना, ऐसे कैसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, मीन्स जैसे डायरेक्ट जा रही, क्वेश्चन किसी ना किसी एंगल पर वो मुड़ेगी, बेंड करेगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को पास कर रही है, ठीक है? डायरेक्ट भी जा सकती है, बट उसका कोई ना कोई एंगल जरूर होगा।
जैसे इन्होंने शो किया है, द लाइट रेज डू नॉट बेंड एट ऑल इफ दे फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ ग्लास स्लैब। जैसे ग्लास स्लैब के केस में बेंड नहीं करती जो लाइट है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है हमारा। ओके, बट जो मेन पॉइंट है वो पास कर रही है उसमें से, मीडियम चेंज हो रहा है। इतना क्लियर है सभी को? रिफ्रैक्शन पता चल गया, मेन टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए बस कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। क्लियर है सभी को? जस्ट ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें से हमने ज्यादा नहीं करना, हमें थोड़े थोड़े ना पॉइंट्स की जरूरत है एमसीक्यूज के लिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पिंक वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना सभी को, करने तो हमने जे वाले हैं, नोट आपने जे करना है सिर्फ, जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर भी कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे we come across many media like air, glass, water, etc. मीडियम की बात कर रहे हैं हम, तो मीडियम तो बहुत होते हैं, एयर भी होता है, ग्लास भी होता है, वाटर भी होता है, इसके अलावा और भी होंगे, वुड भी होगा। ठीक है। A medium is a transparent material through which light is transmitted। ठीक है। जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसमिटेड होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मीन्स ट्रांसपेरेंट जैसे वाटर होता है। ठीक है। जिसके आर आर पार हमें साफ दिखाई दे, जिसमें से जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रांसमिट हो सके, पास हो सके। पहली बात तो जे क्लियर है। ठीक है। एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। मीन्स उसमें से जो हम आर पार कितना क्लियर देख सकते हैं, ये होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। The optical density of a transparent medium is closely related to the speed of light in the medium। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किससे रिलेट कर रही है? स्पीड ऑफ लाइट से। और इसका पॉइंट ये रहा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स जो लाइट आ रही है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर लाइट की स्पीड कम है, ठीक है, ज्यादा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है। और उसके बाद ये बेटा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर वर्ड आना है आगे, उसके लिए क्लियर करवा रही हूँ, जो आपने नोट नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ पिंक लाइंस नोट करनी है। ठीक है। इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लो, अगर किसी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लो होगी, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज हाई। यही तो अभी हमने डिस्कस किया। Such a medium is known as optically rarer medium। मीन्स जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसे हम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम बोलते हैं। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसे हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। रेयर वर्ड यूज करते हैं ना कम के लिए, बहुत कम चांस, वहां से याद रख लेना। अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रही है, इट मीन्स जहां पर जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बहुत हाई है। ठीक है। और ये हमने किस लिए रीड किया वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर शो करती हूँ, जो हमारा मेन पॉइंट है जिसके लिए जो सारा रीड करना पड़ा। ये रहा, इतना बस, इन पॉइंट से मैंने उठाया है। ठीक है, शॉर्ट करके लिखा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूसरी साइड को जाएगी। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। जैस
अब इसके बाद ये रे ने किसकी तरफ जाना है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं मीडियम। अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम है मीन्स इस साइड रेयरर मीडियम है, और वो अब जा डेंसर मीडियम में रही है, तो कैसा होगा, जो हमारा रे है वो किस तरफ मुड़ेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ होगी, ऐसे। ठीक है। अगर डेंसर टू रेयर है तो फिर वो क्या होगी, दूर होगी। अब क्लियर है सभी को? बेटा रेयर टू डेंसर, प्लस जो रेयर डेंसर वाला है, रेयर एंड डेंसर मीडियम होता क्या है, जे पता चल गया या फिर जे भी बताऊं? ओके। हमारे पास कोई सरफेस है, पहले हम जो एग्जांपल लेते थे मीडियम वन एंड मीडियम टू ऐसे लिख लेते थे, ठीक है। और अब हमने जो मीडियम ले रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी यूज की है, कि मान लो एक ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, एक ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है। टू केसेस बन गए हमारे पास। पहले तो हम इसे कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा डायग्राम को। इंसिडेंट रे आई, जे हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। हाँ। इसके बाद हमें ये तो पता है कि जो रे आ रही है ब्लू, उसने पास कर जाना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो पास करेगी। बट हमें उसका एंगल नहीं क्लियर हो रहा, कि जो नॉर्मल ड्रा हुआ है डॉटेड लाइन नीचे की तरफ, वो इसकी तरफ भी हो सकती है, इससे दूर भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी कंडीशंस हैं ये दोनों। अगर हमारे पास पहले जो रे थी रेयर मीडियम में थी, और अब वो किस में एंट्री मार रही है, डेंसर मीडियम में। रेयर टू डेंसर का जो हमारे पास क्या कंसेप्ट है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, जो रे है वो नॉर्मल के तरफ ही रहेगी। बट अगर मैं अब चेंज कर दूं, इसे कट करके डेंसर लिख दूं, इसे कट करके रेयरर लिख दूं, मीन्स जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब क्लियर है बेटा? ओके। तो ये था हमारा रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसमें से क्वेश्चन में से जो एमसीक्यू है वो जरूर बनता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर अपनी नोटबुक पर नोट करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइम कितना हो गया है अभी तो? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे। जो फर्स्ट लॉ है वो सेम है, जो सेकंड लॉ है, ठीक है, वो सेम है इसका। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप इसे सिंपली भी लिख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, जैसे उसमें लिखा था, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड लॉ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है, और इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो क्या है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो कि इसे स्टैटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर दे हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है बेटा, इसका नेम है स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे हमने थ्योरेटिकली कैसे लिखना है वो आप देख लो, ठीक है। पहले तो ये देखो, ये दोनों रेशो में है, ठीक है। कोई चीज आपस में, कोई दो चीजें, ठीक है, तो कोई दो क्वांटिटीज डिवीजन में है तो हम उसके लिए रेशो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ, ये जो रेशो है, द रेशो ऑफ, किस किस की रेशो है, तो पहले ऊपर वाला लेंगे,
साइन ऑफ, किसका साइन है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम रेशो को जब थ्योरेटिकली लिखते हैं, ठीक है, तो टू यूज करते हैं। पहले मैंने क्या शो किया? द रेशो, कि जी रेशो है जहां पर टू क्वांटिटीज। ऊपर वाली कौन सी है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे रेशो के लिए मैं यूज करूंगी टू। टू द, नीचे कौन है? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जे वाला पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही उसने लिखा है, रीड करते हैं अभी। देखो, द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। ठीक है, आगे क्या है? फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया। अगर टू मीडियम्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन में टू मीडियम्स की बात हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 तक डिस्कस कर लिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लर्न कर लिया। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप उसे थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हो, हमने ये भी सीख लिया। उसके बाद जो न्यू कंसेप्ट आता है, आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो वो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट की है। जहां पर जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म कौन है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हमने नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ना है। ठीक है, आज हम स्नेल्स लॉ कंप्लीट करते हैं। जो कांस्टेंट हम वो यूज कर रहे हैं वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच refracted ray travels with respect to the medium in which incident ray travel। मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? उन मीडियम्स का है जिस मीडियम से रे आ रही है और जिस मीडियम में रे जा रही है। अगर हमने टू मीडियम्स को रिलेट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट किया होगा, मे बी आपकी बुक में ये साइन यूज किया हुआ है, और इसे एन से भी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूज नहीं होना। अगर सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं तो टू वन लिखेंगे। अगर फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकाल रहे हैं तो वन टू यूज होगा। ठीक है, जहां पर टू वन किया हुआ है, इट मींस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं। तो जो हमने कांस्टेंट लिखा था, उसकी प्लेस पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन डाल दिया। बिकॉज हमने ऊपर क्लियर कर दिया कि जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन टू मीडियम्स का। तो हमने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फुट में टू वन है, इसका मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं हम। ओके, और जहां तक आपका सेकंड इक्वेशन कवर हो गया, और इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये है आपका मेन स्नेल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन बना एंड। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक होगी अब तो हमारी क्लास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये बताओ, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, अभी यूनिट टेस्ट लास्ट मंथ भी हुए थे, वो पहले हुए हैं? उनमें सिलेबस क्या डाला था मैम ने? मीन्स कौन से चैप्टर का आपका टेस्ट हो चुका है?
ओके। तो अब जो हमारा होना है उसके लिए हम यही रख लेते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड, ठीक है। जब तक जितना कंप्लीट हो जाएगा, अगर तो फुल कंप्लीट हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना हमारा उस क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसमें से ही डालूंगी। जो नहीं होगा क्लास में डिस्कस वो नहीं आएगा। और आपको जो, हाँ, आपको जो टेस्ट आना है मे बी वो एमसीक्यूज ही आए। कोशिश करूंगी कि मैं जो आपको जैसे फाइनल में आना है एमसीक्यूज एंड एआर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग, ठीक है, वैसे ही डालूंगी। तो उस टाइप से ही अपनी प्रेपरेशन करना। अगर कोई मोड चेंज होता लगा तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे बेटा वो कम डालूंगी अभी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। फिर मैं कोशिश करूंगी पहले एक क्लास लगाकर आपको डिस्कस करवा दूंगी। आपका कोई लेक्चर फ्री होता है पूरे दिन में? नहीं होता, फ्राइडे सैटरडे को? फ्राइडे सैटरडे को होता है बेटा कोई? तो एक क्लास लगा कर मैं आपको समझा देती कि कैसे अटेम्प्ट करना है। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रेपरेशन करना। और नेक्स्ट क्लास लगाओ अभी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके बेटा।